हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2026 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, उसके हर एक एग्ज़ाम में अगर आप उसके सिलेबस को देखेंगे तो उसमें एक भाग है भाग दो। भाग दो के बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी पार्ट सेकंड के बारे में अगर बात करें, तो ये बेसिकली जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि इस भाग में जो सिलेबस दे रखा है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। और इस भाग से ऑलमोस्ट 15 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, चाहे जो अन्य तमाम जो भी वो एग्ज़ाम इस साल कराने वाला है यूपी ट्रिपल एससी, उन सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन सिलेबस कर दिया है। बेसिकली दो कॉमन सिलेबस कर रखा है। ये है भाग दो, और दूसरा वाला जो है भाग तीन है, जो कि यूपी स्पेशल से विशेषकर सवाल पूछे जाएंगे। ओके, तो इसी भाग दो में जो कंप्यूटर वाला सिलेबस है उसी की पीवाईक्यूज़ को, यानी पीवाईक्यूज इन द सेंस है कि यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम कराए हैं और उनमें जो वो कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग अध्याय से, अलग अलग बेसिकली पॉइंट से जो सवाल उसने बनाए हैं, उन्हीं सवालों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की एक बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। ओके, तो ये जो सीरीज आपके सामने आ रही है लगातार हर एक सब्जेक्ट की, वो बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्ज़ाम कराया हुआ है ना, उसके पीवाईक्यूज़ को हम लोग डिटेल्ड में हर एक ऑप्शन के साथ एनालाइज कर करके सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होने वाला है। जो भी बच्चा यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देने वाला है, चाहे वो लेखपाल जो कि अभी 21 मई को होने वाला है, ऑलमोस्ट एक महीने से कम समय बचा हुआ है, तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यूज़ आपके लिए मस्ट हो जाता है। क्योंकि पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली, और दूसरा ये है कि आपको एक आइडिया लग जाता है ना कि किस लेवल का या किस तरीके से, किस रेंज में जाके यूपी ट्रिपल एससी पर्टिकुलरली उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से सवाल पूछ रहा है। तो इसी सीरीज में जो है ये आज का जो लेक्चर है, ये पिछले वाले लेक्चर जिसका नाम था सॉफ्टवेयर का ही ये भाग दो है। ओके, सॉफ्टवेयर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की पीवाईक्यूज़ को सॉल्व किया था, उसी के आज हम लोग भाग दो को कवर करेंगे। कुछ सवाल जो बच गए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट इन सवालों में देखने को मिलेगा उसको हम लोग एक तरीके से समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको सॉफ्टवेयर बताया था, तो बेसिकली उसको डिटेल में मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, कितने तरीके के होते हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था। मैं उन सारे पॉइंट को जस्ट क्विकली रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट में, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। जो भी बच्चा नया होगा वो ये समझ पाए कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में पिछले लेक्चर में ये बताया था कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरीके का प्रोग्राम होता है। क्या होता है? ये एक तरीके का, अगर आप देखेंगे तो ये है एक तरीके का प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम। ओके, तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन हो गया बेसिकली। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। बेसिकली मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे हमारे गार्जियन होते हैं जो हमें ये डिसाइड करते हैं हमारे लिए, ये बेसिकली बताते हैं कि हमको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेंगे पर्टिकुलरली। वो बेसिकली एक हमें गाइडेंस देते हैं, एक तरीके से वो हमें गाइड करते हैं। क्यों गाइड करते हैं? ताकि हम बहुत आसानी से उस चीज़ को अचीव कर लें जिसके लिए हम वो करना चाह रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कंप्यूटर के सेंस में देखा जाए तो कंप्यूटर को जो गाइड करने वाला काम होता है, वो जो कंप्यूटर को गाइड करता है वो सॉफ्टवेयर ही होता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को गाइड करता है, कंप्यूटर को ये बताता है कि कंप्यूटर भाई तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। मतलब अगर जो मैं कह रहा हूँ उसको मानोगे तो आउटपुट यानी जो रिजल्ट है वो आसानी से मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और जो हार्डवेयर यानी जो मशीन होते हैं उनको चलाने का काम करता है। एग्जांपल के तौर पे हार्डवेयर, जैसे एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, जो माउस होता है, जो प्रिंटर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? बेसिकली एक हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट होते हैं बेसिकली। तो सवाल ये है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर का, बेसिकली वो दिमाग होता है, और इन्हीं सारे हार्डवेयर का मतलब वही हो गया कि जो फिजिकली चीज़ें हम लोग टच करके फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये हार्ड वाला पार्ट है, बेसिकली ये हार्डवेयर है। ओके, तो ये जो हार्डवेयर होता है ना उसको वो चलाने का काम करता है। तो बेसिकली वो हार्डवेयर को यानी कंप्यूटर को वो दिमाग देता है सॉफ्टवेयर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, यूट्यूब का यूज करते हैं मोबाइल में,
तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल एक हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा, और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब, ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, ये एक तरीके के ऐप हैं जो कि हमें क्या, मोबाइल को ये गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए, जैसे MS वर्ड हो गया, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं, या कैलकुलेटर, ये सब जो हो गए ना, ये कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। तो सवाल ये आता है कि अगर सॉफ्टवेयर हो नहीं हो मान लीजिए कंप्यूटर में, तो क्या कंप्यूटर काम कर पाएगा? हमारे मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या कंप्यूटर मतलब काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका आंसर होगा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल हम अपने आप को लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, सपोज कीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो होती है अलग अलग उसमें ऑर्गन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम अपने ब्रेन को रिमूव कर दें, तो क्या हमारी बॉडी काम कर पाएगी? आप खुद से सोचिएगा, अपने आप से एनालाइज कीजिए कि अगर हम अपने शरीर से ब्रेन को रिमूव कर दें, या ब्रेन को हटा दें, या ब्रेन को डिसफंक्शन कर दें, यानी हमारा ब्रेन काम न करे, तो क्या हमारी बॉडी अपने अकॉर्डिंग काम कर पाएगी जो हम चाह रहे हैं? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही है जो हमें गाइड करता है कि बेटा तुम कैसे काम करोगे, कितना पढ़ोगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, किस तरीके से याद करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ब्रेन करता है। ठीक उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर एक तरीके का ब्रेन होता है, और अगर सॉफ्टवेयर ना हो किसी कंप्यूटर में तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। ओके, ये सारे पॉइंट उम्मीद करते हैं आपके लिए रिवीजन का भी काम कर रहा हो, जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा होगा। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे इसके टाइप्स की बात किया जाए कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, तो इसके टाइप्स तो बहुत होते हैं, क्योंकि हमें उतने डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि सवाल वहाँ से उतने डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा कि भैया आप सॉफ्टवेयर के टाइप्स बता दीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा। जो सवाल PYQs में आए हैं, बेसिकली मेरा सॉल्व कराने का यही रीज़न है कि इससे हमको एक आइडिया भी तो लगता जाएगा ना कि सवाल किस रेंज, किस तरीके से जो कमीशन है वो पूछता है। तो टाइप्स की अगर बात किया जाए तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, ये क्या काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये कंप्यूटर को बेसिकली चलाता है, यानी कंप्यूटर कैसे चलेगा ये काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के तौर पे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैं बताऊं तो जैसे लैपटॉप में आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो या यूज करते हो, तो विंडोज़ क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, वो पूरे लैपटॉप या पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, और वो एक तरीके का सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये एग्जाम्पल है। अगर मैं दूसरे टाइप्स की बात करूँ तो वो जैसे एग्जांपल के तौर पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जो आप कह लीजिए कि जो आप ऐप यूज करते हो, वो एक तरीके के क्या हो गए? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये यूजर्स को काम करने के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, यूट्यूब आप यूज कर रहे हो, ये एक तरीके के क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये हमें बेसिकली वो जो ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं वो हमें कंप्यूटर को चलाना सिखाता है बेसिकली। ओके, तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर से इतना पॉइंट अगर आप समझ रहे हो तो बेसिक एक आपको आइडिया लग जाएगा कि सॉफ्टवेयर का तरीका क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, किस तरीके का होता है, इसके फंक्शन कौन कौन तरीके से यूज किए जा सकते हैं। तो बेसिकली इतना मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, और इसके जो लगभग ऑलमोस्ट हाफ सवाल थे, आधे सवाल थे, उसको मैंने सॉल्व ही करा दिया था। ओके, तो जो इसके बचे हुए सवाल हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर के जो सवाल हैं या इसके जो और भी कॉन्सेप्ट हैं उनको वो क्या क्या हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर के हम लोग पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, ये बेसिकली असर्शन और रीजन का सवाल है, कथन और कारण का है। ओके, तो कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों, क्या कह रहा है भैया? कि जो विंडोज सिस्टम है वो रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। इसके थोड़ा अंग्रेजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हिंदी टफ हो जाती है तो इंग्लिश मीडियम पे जाना चाहिए। ओके, तो सवाल कह रहा है कि द विंडोज सिस्टम रीस्टोर फीचर्स कैन अंडो सिस्टम लेवल चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग पर्सनल फाइल्स, यानी कहने का मतलब है कि बिना पर्सनल फाइल को अफेक्ट किए जो विंडोज सिस्टम होते हैं रीस्टोर सुविधा को वो किस तरीके से पूर्ववत बनाए सकते हैं, अपने आप को बना के रखते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो विंडोज सिस्टम जो होते हैं वो रीस्टोर वास्तव में अपने व्यक्तिगत फाइल का मतलब क्या हो गया? पर्सनल फाइल का मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पर्सनल फाइल की आपसे बात करूं तो जैसे आपका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट हो गए, जो आप डॉक्यूमेंट यूज करते हो वो आपके पर्सनल फाइल की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो आप फोटोज़ यूज करते हो,
वो भी आपके बेसिकली पर्सनल फाइल के कैटेगरी में है। जो आप म्यूजिक यूज करते हो, म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, ये सब आपके पर्सनल फाइल्स होते हैं जो आप अपने सजो कर रखते हो कहाँ पे, सिस्टम में। तो विंडोज सिस्टम जो होता है रीस्टोर बेसिकली वास्तव में अपने व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना कंप्यूटर की जो सिस्टम फाइल्स होते हैं या स्थापित प्रोग्राम होते हैं या रजिस्ट्री सेटिंग होते हैं या हार्डवेयर ड्राइवर्स होते हैं उनमें किए गए परिवर्तनों को पिछली स्थिति में लाने की अनुमति दे देता है। तो बात ये बिल्कुल सही है कि जो कथन कह रहा है वो आपका बिल्कुल सही है कि विंडोज सिस्टम रिस्टोर जो होता है वो सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये सारे वर्ड एक साथ लिख दिए तो कौन कौन सा डिवाइड होगा। तो विंडोज सिस्टम अलग होगा, रीस्टोर सुविधा अलग होगा और व्यक्तिगत फाइल अलग होगा। अब आपको समझ में आएगा कि जो विंडोज सिस्टम होते हैं वो रीस्टोर सुविधा को लेके व्यक्तिगत जो फाइल होते हैं उनको प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत, यानी पूर्ववत का मतलब क्या होता है, पूर्ववत का मतलब होता है कि पहले के जैसा कर सकती है। तो बात बिल्कुल सही है, ये विंडोज सिस्टम जो होते हैं कर सकते हैं। रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न कह रहा है कि यह निश्चित अंतराल पर यानी टाइम इंटरवल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रीस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। ओके, रीजन क्या कह रहा है, बेसिकली जो रीजन के कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम रिस्टोर होता है ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि यह नियमित अंतराल पर या जब कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई नया सॉफ्टवेयर स्थापित करना या विंडोज़ को अपडेट करना, ये सब क्या है, नए परिवर्तन यानी उस सिस्टम को चेंज किया जाना, उसको अपडेट किया जाना, ये चीज़ है। तो रिस्टोर पॉइंट नामक एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के स्नैपशॉट बनाता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, यानी असर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। ओके, तो बेसिकली जो रिस्टोर पॉइंट है ना वही इसका आधार है जिसका उपयोग अगर देखा जाए तो सिस्टम रिस्टोर सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए किया जाता है। ओके, तो जो रिस्टोर पॉइंट है यही इसका आधार है और ये रीज़न जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो वो असर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी सही तो दोनों हैं लेकिन जो रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, इसका मतलब है कि बोथ आंसर आर करेक्ट एंड जो रीज़न है वो उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले ऑप्शन में कह रहा है असर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये नहीं होगा। बोथ असर्सन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका। इसका ऑप्शन है आपका आंसर नंबर डी, यानी जहाँ पे दोनों असर्सन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्सन का करेक्टली। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम जो है कि इसके बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। ओके, सवाल बेसिकली पूछ रहा है जो डेटा सिस्टम होता है उनके बारे में 4 ऑप्शन दे दिया है, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसकी गलत पहचान कीजिए कि जो कि डेटा सिस्टम के बारे में हमें नहीं बताता। तो सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि डेटाबेस जो सिस्टम होता है वो होता क्या है। तो डेटाबेस सिस्टम का मतलब आप सिंपली ये समझिए ना कि जैसे हमारी शरीर होती है, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं अगर अपने बॉडी को लेकर पढ़ें तो जैसे हम नर्वस को पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम। ओके, जब हम स्केलेटन यानी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि स्केलेटल सिस्टम। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम एक सिस्टम में बांध देते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ का मकड़ जाल। यानी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं तो हाथ के, पैर के, ब्रेन के, फेस के, और ये सारी जो हड्डियाँ होती हैं ये मिल के एक सिस्टम बनाती हैं। जैसे और भी अगर ग्राउंड लेवल पे समझने की बात किया जाए और नॉर्मल वर्ड में, तो जैसे हम लोग कभी कभी किसी सिस्टम मतलब कह लीजिए काम से, अगर मान लीजिए अभी आप लोग अधिकारी बनने की सोच रहे होंगे तो जब आपका काम कभी जाइए आप ऑफिस में और आपका काम ना हो तो आपके गुस्सा आता है तो आप कहते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। ओके, आप यही कहते हो ना कि पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। सिस्टम वर्ड यूज करने का मतलब है कि जितना ओवरऑल सिस्टम उनसे एक दूसरे से लिंक है सब खराब है। तो कहने का मतलब जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया तो हड्डियों का जो समूह है उन सबको अगर मिला दीजिए तो वो क्या बनाते हैं, एक तरीके का सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया है कि डेटाबेस सिस्टम, यानी कहने का मतलब है कि कुछ डेटाबेस होगा और वो ढेर सारे तरीके का होगा, वही सब मिल के क्या बना रहा है, सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम के बारे में सवाल पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो डेटाबेस सिस्टम को समझने से पहले हम लोग डेटाबेस को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो डेटाबेस बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें रिलेटेड डेटा को व्यवस्थित तरीके से आप कह लीजिए कि रखा जाता है। ओके,
तो डेटाबेस क्या होता है, अगर इसको एक पॉइंट में समझा जाए तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, यह एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें जो रिलेटेड डेटा होते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, जैसे आप जिस स्कूल में मतलब पढ़े होंगे तो स्कूल का अपना जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ की उनके डेटा को मेंटेन करके रखा जाता है। आप बैंक में आपका अपना अकाउंट होगा तो बैंक में जो अकाउंट होते हैं उनको भी संभाल के रखना होता है, उनके लिए भी एक डेटा बना के रखा जाता है। तो ये सब क्या है, डेटा हैं। और इन्हीं सारे डेटा को अगर मिला दिया जाए अलग अलग तरीके के डेटाबेस को, तो यही क्या बन जाते हैं, एक सिस्टम बन जाते हैं। ओके, तो डेटाबेस मैंने आपको बताया कि यह एक तरीके का कलेक्शन होता है जिसमें जो रिलेटेड डेटा होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से सजा करके रखा जाता है। सजाता का मतलब प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर इन्हीं डेटाबेस को अगर मिला दिया जाए अलग अलग तरीके के, जैसे स्कूल वाला डेटाबेस हो गया, इसके अलावा जो बैंक वाला मैंने बताया ये भी हो गया, इन सबको मिला दिया जाए तो ये एक तरीके के डेटाबेस सिस्टम को बना देते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ऐसा पूरा सिस्टम जिसमें डेटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करना, उसको रिट्रीव करना, ये सब किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है इसका ये बेसिकली पूरे सिस्टम को जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आपके मन में सवाल आए कि डेटाबेस सिस्टम आखिर काम क्या करता है, तो आपका अगर ये सवाल है तो बिल्कुल जायज़ सवाल है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसका जो काम होता है ना, वो डेटा को सुरक्षित रखने का काम करता है। क्या करता है भैया, डेटा को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसके अलावा डेटा को जल्दी एक्सेस करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ काम करने का मौका देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो डेटा बेस सिस्टम है वो डेटा डुप्लीकेशन यानी दोहराव को कम करता है। यानी कोई भी डेटा है वो अगर डुप्लीकेट हो रहा है, यानी वो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसको भी कम करने का काम करता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा डेटाबेस सिस्टम के बारे में, जो कि डेटा को स्टोर करने का, मैनेज करने का, रिट्रीव करने का काम करता है। ओके, अब हम लोग आते हैं आज इस सवाल के ऑप्शन पे। तो सवाल क्या कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है ऑप्शन बी कह रहा है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो सुरक्षा कारणों से अगर देखा जाए तो डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा एसक्यूएल एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। पहले यहाँ पे दो फुल फॉर्म आप समझिए, दो पॉइंट ऐसा दे दिया है जिसके फुल फॉर्म को हमें जानना जरूरी है। नो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो नॉट ओनली एसक्यूएल होता है इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पे एसक्यूएल बच गया तो यहाँ पे नीचे दे रखा है एसक्यूएल, तो इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म होता है भैया इसका, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये दोनों फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। मैंने ये भी बताया कि डेटाबेस सिस्टम काम कैसे करता है। हम लोग अब सवाल के ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जब जैसे कि हम लोग आंसर तक पहुँच पाएँ। तो इसका अगर देखा जाए तो रिलेशनल डेटाबेस जो निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रह करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे सवाल पूछा क्या है, कौन सा गलत कथन है। ओके, तो पहला वाला तो सही है। इसमें नो एसक्यूएल यानी नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ओके, क्यों, क्योंकि अगर डेटाबेस सिस्टम को देखा जाए तो कई उपयोगकर्ता यानी कई यूजर द्वारा बेसिकली उसको एक साथ एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन ही किया गया है। यानी अगर एक एक इंसान एक एक डेटाबेस को यूज करेगा तो इतनी पॉपुलेशन है इस दुनिया में, हर कोई कैसे वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। तो एक जो डेटाबेस सिस्टम इसीलिए डिज़ाइन ही किया गया है कि कई लोग यानी कई यूजर्स मिल करके एक डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर आधुनिक डेटाबेस जो देखा जाए तो वो मल्टीपल या मल्टी यूज़र्स एक्सेस की
बात करता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो जो डेटाबेस बन रहे हैं वो मल्टी यूजर्स डेटाबेस के रूप में बन रहे हैं। मल्टी यूजर्स एक्सेस प्राप्त करने के लिए, एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ चाह रहे हो उसको एक्सेस से यानी प्राप्त कर लिए, वो चीज़ एक्सेस हो जाती है। तो आधुनिक डेटाबेस को अगर देखा जाए तो वो मल्टी यूजर एक्सेस को सक्षम करने के लिए बेसिकली कुशल लेन देन प्रतिबंधन यानी कंकरेंट जो कंट्रोल होता है उसको या लॉकिंग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो आज के समय में सुरक्षा कारणों से जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आज के समय में मल्टी यूजर्स एक्सेस बन ही रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कौन सा गलत है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे भी चल लेते हैं। कह रहा है कि एसक्यूएल एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। ये बात भी आपकी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही गलत है। और पूछा क्या है कौन सा गलत है डेटाबेस सिस्टम के बारे में लेकर के। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओके, सवाल क्या पूछ रहा है भैया कि निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 क्या 5 ऑप्शन होते हैं, मैं 4 ही का इसलिए कहता हूँ कि 5वें में उपयुक्त में से कोई नहीं आता है। ओके, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से अपने तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेवलपमेंट में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओके, तो कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन तभी हम समझ पाएंगे जब हम कंपाइलर के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, एक काम क्या करता है। तो कंपाइलर की अगर हम लोग बात करें, कंपाइलर के बेसिकली अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि कंपाइलर क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, तो बेसिकली यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। यह कंपाइलर जो होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी जो बेसिकली आप कह लीजिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड यानी बाइनरी कोड में अनुवादित करने का काम करता है, ताकि जो कंप्यूटर है वो सीधे निष्पादित किया जा सके। सवाल क्या है कि कंपाइलर का मैंने बताया कि यह एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या काम करता है, ये काम क्या करता है, तो ये बेसिकली आप कह लीजिए हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कन्वर्ट करके आप कह लीजिए इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसी मशीन लैंग्वेज को कहीं कहीं बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर समझता है, जिसमें डिजिट यूज किया जाता है 0 और 1। ओके, तो जो कंपाइलर होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि उच्च प्रोग्रामिंग भाषा, अच्छा वो हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, सपोज कीजिए कि सी जावा हो जाएगा। सी जावा के अलावा अगर हम लोग बात करें तो पाइथन जो होते हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ओके, तो ये सब क्या है, एग्जांपल हैं किसके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो बेसिकली जो कंपाइलर होता है ना, वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो इन्हीं लैंग्वेज को यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में यानी मशीनी लैंग्वेज में अनुवादित करने का काम करता है, ताकि वह कंप्यूटर द्वारा सीधे निष्पादित किया जा सके। ओके इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि मतलब जो कंपाइलर होती है यह अनुवाद निष्पादन से पहले होता है, यानी जो ये आप कह लीजिए कि निष्पादित करता है, बेसिकली कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन मतलब उसको कहते हैं जो कोई प्लान आप कर रहे हैं उसको आप फाइनली उस प्लान के रिजल्ट तक पहुंच जाएं। तो यानी जो एग्जीक्यूशन होता है, बेसिकली जो निष्पादन होता है, वो जो होता है वो अनुवाद जो है उससे पहले, मतलब अनुवाद जो होता है बेसिकली वो एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन से पहले होता है, न कि रन टाइम में, यानी कंप्यूटर जो प्रोग्राम को रन करा रहा होता है उस दौरान नहीं होता है। वो अनुवाद जो होता है वो एग्जीक्यूशन होने से पहले ही, यानी जो निष्पादन होता है उससे पहले ही हो जाता है। और यह पूरे प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो एक साथ ट्रांसलेट करने का काम करता है और एरर की जाँच भी करता है। कहने का मतलब है कि जो कंपाइलर होता है ना, जो पूरा रन आप कराते हैं एक प्रोग्राम को, वो पूरे प्रोग्राम की जांच करता है, उसको एक साथ ट्रांसलेट करता है और उसमें देखता है कि कोई एरर है या नहीं, उसकी भी वो जांच करता है। अब हम लोग सवाल के ऑप्शन पे आते हैं। सवाल का जो ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है।
नहीं, यह अनुवाद निष्पादन से पहले होता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो इसका जो पहला पॉइंट कह रहा है ये बिल्कुल आपका सही है कि यह निष्पादन से पहले ही निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करने का काम करता है। यही चीज़ तो मैंने आपको बताया भी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल क्या पूछा है कि कौन सा सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। ओके, काम कौन करता है, ये भूमिका जो इसकी बनाता है वो कंपाइलर करता है। तो ओके, तो कंपाइलर का काम बेसिकली यही होता है कि वो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में निष्पादन होने से पहले ही कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है उसको भी देख ही लेते हैं। यह कई प्रोग्राम मॉड्यूल को एक ही निष्पादन योग्य मॉड्यूल में जोड़ता है, ऐसा नहीं करता है। मतलब इसमें सबसे अच्छा वर्णन की बात कर रहा है कि इनमें सबसे जो बेहतरीन आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो ये उतना नहीं है जितना पहला वाला है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, यह रन टाइम के दौरान लाइन दर लाइन कोड को निष्पादित करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि यह असेंबली लैंग्वेज को सीधे उच्च स्तरीय कोड में परिवर्तित करता है। ये बात तो बिल्कुल गलत ही है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कंपाइलर की भूमिका है अगर उसकी बात किया जाए तो यह निष्पादन से पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तन करने का काम करता है। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या होता है। अच्छा, जो आईओ लिखा है ना यहाँ पे I-O, इसका मतलब होता है इनपुट, इनपुट होता है, और इसका मतलब होता है आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। ओके, तो ये इनपुट आउटपुट को दिखाता है। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम में पूछ क्या रहा है कि डिवाइस जो ड्राइव होता है ना, डिवाइस ड्राइव, उसका प्राथमिक कार्य क्या है, वही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो डिवाइस ड्राइव होता है वो होता क्या है। तो डिवाइस ड्राइव के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो यह एक तरीके का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। क्या होता है ये, एक तरीके का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है कौन, डिवाइस ड्राइव। यह जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस, एग्जांपल के तौर पे हार्डवेयर डिवाइस की अगर बात किया जाए तो जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, इन सब के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। यानी सिंपली मैं एक लाइन में अगर इस बात को कहूँ कि डिवाइस ड्राइव जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संचार करने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसके मुख्य कार्य की बात किया जाए जो कि सवाल में पूछा है, तो इसके अगर मुख्य कार्य की बात किया जाए कि डिवाइस जो ड्राइव होता है उसका मुख्य काम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए गए जो कमांड होते हैं ना वो उसको हार्डवेयर के अनुकूल सिग्नल में बदलने का काम करता है और हार्डवेयर से जो प्राप्त डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। ओके, तो बेसिकली इसका जो काम क्या होता है, इसका जो काम होता है ना कि जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इंस्ट्रक्शन दिए, तो बेसिकली वो उस चीज़ को हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर से उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उस चीज़ को कन्वर्ट करके ले आता है जो आपको समझने योग्य होता है। ओके, तो अब हम लोग सवाल के ऑप्शन पे चलते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो आईओ है यानी इनपुट आउटपुट संचालन के लिए प्रोसेसर की गति को बढ़ाता है। तो ये ऐसा बढ़ाता है, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोसेसर की गति को बढ़ा दे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने यही चीज़ आपको बताई भी कि जो डिवाइस ड्राइव होता है जो उसका मुख्य कार्य होता है, उसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वही होता है कि एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस के मैंने एग्जांपल भी आपको बताया, कीबोर्ड हो गया, आप कह लीजिए कीबोर्ड के अलावा मैंने आपको बताया कि प्रिंटर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। तो बेसिकली जो ये आप कह लीजिए कि डिवाइस ड्राइव है एक तरीके का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली अगर देखा जाए तो हार्डवेयर डिवाइसों के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है, इंटरमीडिएटरी का काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, सवाल क्या कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से हार्डवेयर हो गया, उपयोगिता हो गया, कंपनी कार्मिक हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया। सवाल बेसिकली यही कह रहा है कि प्रोग्रामों का वह समूह यानी वह ग्रुप कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी बेसिकली उसको कह लीजिए कि
प्रमोट करने का काम करता है, उसको मोटिवेट करने का काम करता है। तो वो प्रोग्रामों का कौन सा समूह है? पहला हो जाएगा हार्डवेयर। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो प्रोग्राम होते हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ना कि हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसा ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम के रूप में नहीं होते, वो एक आप कह लीजिए कि बॉक्स या फिजिकल रूप में होते हैं। और लेकिन प्रोग्राम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जाते हैं। तो उपयोगिता की बात करें तो कोई सेंस बन नहीं रहा। ऑप्शन सी की बात करें कंपनी कार्मिक की, तो कोई बन नहीं रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि टॉपिक भी चल रहा है सॉफ्टवेयर का। और इसका जो होता है सॉफ्टवेयर होता क्या है कि वो प्रोग्रामों का एक ग्रुप होता है। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि यह बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन के समूह होते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए जो कि इसका करेक्ट आंसर है, अगर सॉफ्टवेयर के हम लोग बारे में हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक संग्रह है, जो कि कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, यानी डायरेक्शन देता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और यूटिलिटी प्रोग्राम हो गए, ये सब चीज़ इसमें शामिल है। सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को नियंत्रित करने और उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। ये पॉइंट सारा मैंने आपको पहले ही बता रखा है लेक्चर के शुरुआत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि यही जो है वो प्रोग्रामों का समूह है जो कि कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज़ फाइल बैकअप, यानी फाइल बैकअप क्या है? फाइल बैकअप, बैकअप का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ गुम हो जा रही है उसको बैकअप में, यानी एक कॉपी उसकी बना के रख लीजिए, ताकि अगर वो गुम हो रही है, डिलीट हो रही है, तो एक कॉपी बची रहे। बैकअप का मतलब होता है कि अपने आप को या कह लीजिए कि कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत प्यारी है, उसके बिना आपको मतलब भविष्य खराब हो सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि उसी की कॉपी बना के रख लीजिए, अगर इन केस वो चीज़ डिलीट हो जाए तो उसे आप यूज कर सकें। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर के सेंस में अगर देखा जाए कि फाइल बैकअप क्या होता है, तो फाइल बैकअप की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है कि बेसिकली आपको डेटा की सुरक्षा के लिए उसको उसकी प्रतिलिपि इन द सेंस है कि कॉपी, यानी आपको अपनी डेटा की सुरक्षा के लिए एक कॉपी बना के रखनी है अपनी उस पर्टिकुलर कह लीजिए कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको बनाकर किसी सुरक्षित स्थान पे संग्रहित कर लेना या उसको रख लेना अच्छी तरीके से, मतलब सुरक्षित उसको रखना। तो बेसिकली फाइल बैकअप का मतलब ही है कि इसका जो बेसिकली मतलब होता है कि डेटा को सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिलिपि यानी उसकी कॉपी बनाकर किसी सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करना। ओके, बैकअप को स्थानीय जैसे एग्जांपल के तौर पे हार्ड ड्राइव में या क्लाउड स्टोरेज में आप फोटो अपना रखते हैं, ये सब चीज़ें हैं उसमें रखा जाता है। तो अब हम लोग सवाल के ऑप्शन पे आते हैं। पहला कह रहा है कि डेटा की प्रतिलिपि बनाने और उसे संग्रहित करने के लिए की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी कह रहा है फाइलों को हटाने की प्रक्रिया, ये तो नहीं होने वाला। ऑप्शन सी कह रहा है फाइलों को संपीड़ित करने की प्रक्रिया। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेस कर देना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबा देना। ओके, ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कि फाइलों को संपादित करने की बात कर रहा है, यानी एडिट करने की बात कर रहा है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, कि जो फाइल बैकअप होता है बेसिकली वो क्या होता है? फाइल बैकअप तो ये डेटा की एक प्रतिलिपि बना ली जाती है और संग्रहित करके इसको रख ली जाती है, इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके काम आ जाए। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओके, किसके बारे में पूछ रहा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण के बारे में पूछ रहा है। ये सवाल ऑलरेडी आ रखा है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको यहाँ से 2 सवाल आए थे, मैंने डिटेल में वहाँ से समझाया था आपको कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो होता क्या है। मैंने वहाँ पे डिटेल में बता दिया, तो मैं जस्ट यहाँ पे रिपीट जरूर करूँगा, क्योंकि भाई जो कुछ बच्चे होंगे वो नए होंगे तो उनको भी तो समझ आना चाहिए ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर, या आप कह लीजिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिसके सोर्स कोड जो होते हैं ना वो सभी के लिए ओपन होते हैं। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड जो होते हैं, क्या होते हैं? सोर्स कोड, जिसके सोर्स कोड जो होते हैं वो सभी के लिए ओपन होते हैं, और इसके सोर्स कोड को एडिट करना या उसमें संशोधन यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना, ये वो सामने वाला इंसान या जो यूज़र है वो कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, अगर इसके एक लाइन में बात किया जाए तो बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, और जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, यानी उसको संशोधित भी कर सकता है। इसके बाद मैंने आपको कई ढेर सारे एग्जाम्पल बताए थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के।
मैं यहाँ पे भी वो सॉफ्ट एग्जांपल को आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका एग्जांपल मैंने बताया था लाइनेक्स हो गया। लाइनेक्स के अलावा मैंने आपको बताया था कि जो मोज़िला फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स, ये भी एक तरीके का आपका ओपन सोर्स आप कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मैंने आपको एंड्रॉयड जो बताया था वो भी है, एंड्रॉयड। इसके अलावा जो आप वीडियो प्ले करते हैं, तो जैसे जो वीडियो प्ले करते हैं उसके लिए एक ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर जो होता है ये भी एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूनिक्स। यूनिक्स के अलावा मैंने बताया था मैक के अलावा मैंने आपको बताया था अपाचे। अपाचे वो बाइक वाला नहीं, ये कंप्यूटर के सेंस में बात कर रहा हूँ, ये अपाचे। इसके अलावा आपको मैंने बताया था जिम। ओके, इसके अलावा एक और बताया था मैंने आपको लिब्रे ऑफिस। ये जितने भी मैंने आपको बताए थे ये सब क्या हैं, एक तरीके के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ओके, ये एग्जांपल आप हो सके तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी एक ही टॉपिक में अगर देखें तो ये आई थिंक ये चौथा सवाल है जहाँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को या तो उसके एग्जांपल को पूछा है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन बी कह रहा है लाइनेक्स, ऑप्शन सी कह रहा है विंडो ओएस, ऑप्शन डी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें चारों में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिनक्स या लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, यानी जो प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ आप चाह रहे हैं उसे फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना, यानी अपने गोल को अचीव कर लेना, यानी उसी को हिंदी में बोलते हैं निष्पादन। तो सवाल क्या कह रहा है कि निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? पहला कह रहा है कि फंक्शन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोसेस, ऑप्शन सी कह रहा है कंपाइलर, ऑप्शन डी कह रहा है एरर। ओके, यानी निष्पादन में प्रोग्राम की बात अगर किया जाए तो ये बेसिकली एरर तो नहीं होने वाला, कंपाइलर भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कंपाइलर का दूसरा काम है, एरर का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें योगदान इन द सेंस है अगर उसमें एरर होगा तो वो प्रोग्राम तो नहीं, निष्पादन में प्रोग्राम तो नहीं कहा जाएगा। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा प्रोसेस। यानी कहने का मतलब ये है कि निष्पादन में जो प्रोग्राम है उसको प्रोसेस कहा जाता है। ओके, जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करने का काम करता है। यानी जब कोई भी हम लोग एक कोई प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम चलाता है या तो वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना एक प्रोसेस बना करके प्रोग्राम को निष्पादित करने का काम करता है। तो यही रीज़न है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है तो प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि NTFC की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है? ओके, सवाल यहाँ पे 2 पॉइंट के रूप में डिवाइड कर दिया है। पहला आप ये डिवाइड है कि NTFS है, दूसरा ये है कि FAT32 फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले मेरा ये पहला पॉइंट यही होता है कि इनके फुल फॉर्म को जानने की कोशिश करते हैं भैया कि NTFS होता क्या, इसका फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है किसका? NTFS का। अब सवाल यहाँ आता है कि FAT32 का क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका होता है कि फाइल एलोकेशन टेबल आगे 32 लिया है, 32 हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल 32। ओके, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है कि NTFC की तुलना में, यानी कहने का मतलब इसकी अपनी एक फीचर होगा, इसका एक अपना कैरेक्टर होगा, इसकी तुलना में जो FAT32 है फाइल सिस्टम, उसमें क्या विशेषता है कंपेयर टू NTFC। ओके, तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। NTFC की अगर बात किया जाए जिसे हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में इसको डेवलप किया था। किसने किया था? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा लेकिन ये चीज़ आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट बन पाएगा। ओके, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम की बात किया मैंने कि 1993 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। और बेसिकली जो यह NTFC है ना, यह एक तरीके का फाइल सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, मैंने बता दिया। इसका इस्तेमाल मेनली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है? तो ये जो डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है, डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है, प्लस
उसको मैनेज करने का भी काम किया जाता है, मैनेज करने का काम। ओके, इसको डेटा को स्टोर करने का काम, साथ ही साथ उसको मैनेज करने का भी काम किया जाता है। किसको? NTFC के द्वारा, जिसका नाम फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब बात करते हैं FAT32 की। ओके, तो FAT32 की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल 32। यह बेसिकली है वही चीज़ जो NTFC है, यही चीज़ है, लेकिन ये पुराना है। NTFC इसी का एडवांस वर्जन यानी नया वर्जन है। दोनों को डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया था, लेकिन FAT32 जो है ये पुराना फाइल सिस्टम है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि FAT32 जो है एक पुराना फाइल सिस्टम है, जो कि विंडोज़ 95, 90X, XP, मैक, लाइनक्स और अन्य जो डिवाइसेस हैं जैसे USB ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इनके साथ अधिक अनुकूल यानी इसकी कंपैटिबिलिटी अगर देखा जाए तो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू NTFC। ओके, तो NTFC की तुलना में इसमें जो फाइल सिक्योरिटी है या कंप्रेस पावर यानी संपीड़न क्षमता है या बड़ी फाइलों का संवर्धन है, ये सब सीमित होता है। ओके, ये लिमिटेड होता है। तो बेसिकली अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने ही। ये जो है ये पुराना वर्जन है, या कौन सा? FAT32। और जो NTFC है जो ये इसी का एडवांस वर्जन है। ओके, तो बेसिकली ये कुछ मामलों में जो FAT32 है ये बेटर है। किसके लिए बेटर है? तो बेसिकली ये सिस्टम के साथ बेहतर कंपैटिबिलिटी के लिए बेहतर है, यानी जो पुराने सिस्टम है ना उनके साथ ये बेहतर तरीके से अपने आप को कंपैटिबल कर लेता है, अपने आप को अनुकूल कर लेता है। तो अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा है। पहला कह रहा है कि पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता यानी कंपैटिबिलिटी। ऑप्शन बी कह रहा है कि अंतर्निहित कंप्रेशन कंपैटिबिलिटी यानी संपीड़न क्षमता। ऑप्शन सी कह रहा है अधिक सुरक्षात्मक गुण। ऑप्शन डी कह रहा है बड़े फाइल आकार का समर्थन। तो ये और ये यानी सी और डी तो नहीं होने वाला। मैंने आपको बताया कि ये बेहतर तरीके से ओल्डर सिस्टम के साथ कंपैटिबल है यानी अनुकूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवाल जो पूछा है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ पूरे सवाल का मतलब आप समझे होंगे, जो जो मैं पॉइंट बताया हूँ वो भी आप समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सॉफ्टवेयर, जस्ट अ मिनट, सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। प्रतियां क्या होती हैं? कॉपीज होती हैं। जैसे कोई कॉपी अगर आप यूज कर रहे हो, उसकी मल्टीपल कॉपी आप बना लीजिए, उसी को बोलते हैं प्रतियां। ओके, तो सवाल क्या पूरा भैया? सवाल कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित, यानी पुनर्वितरित का मतलब होता है कि एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक बार आप किसी चीज़ को बांट दीजिए तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसी को आप और बार बांट दें यानी मल्टीपल टाइम्स बांट दें तो उसी को बोलते हैं पुनर्वितरित। जैसे आप खाना खाते जाते हैं ना शादी उदी में, तो भैया मान लीजिए आपको पनीर पसंद है, एक बार आपने ले लिया तो सामने वाला आपको एक बार दे दिया तो वो आपको एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप मल्टीपल टाइम उसके बाद जाएँ तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही चीज़ को पुनर्वितरित कर रहा है आपको। तो वही चीज़ है, कभी कभी समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहिए। तो सवाल यही कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसे सर्विस वेयर कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सिस्टम वेयर कहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है शेयर वेयर कहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है सब वेयर कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिया है, सब में वेयर लगा दिया, तो एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले ऑप्शन की बात करेंगे सर्विस वेयर की, तो बेसिकली ऐसे प्रोग्राम जो यूजर्स को कोई सर्विस देते हैं उन्हें हम लोग सर्विस वेयर की कैटेगरी में कहते हैं या उसे सर्विस वेयर कहते हैं। यानी ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र यानी जो आप लोग हैं, हम लोग हैं यूज़र, वो उसको कोई सर्विस देने वाला जो चीज़ हो उसे सर्विस वेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे विंडोज़ है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम लोग अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई हमारी डिवाइस अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करी तो हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वो भी हमें एक सर्विस प्रोवाइड करती है, वो भी क्या है, एक सर्विस वेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ बैकअप टूल्स होते हैं वो भी सर्विस वेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी सर्विस वेयर की मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो यही है कि ऐसे प्रोग्राम जो यूजर्स को कोई सर्विस दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सिस्टम वेयर। सिस्टम वेयर की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम वेयर का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को आप कह लीजिए कि चलाने और उसे नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने का काम करता है, उसे बोलते हैं सिस्टम वेयर। ऑप्शन सी कह रहा है कि शेयरवेयर। शेयरवेयर की अगर हम लोग बात करें तो शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे उपयोगकर्ता यानी जो यूजर्स होते हैं वो सीमित समय के लिए निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं।
अच्छा, ये भी पॉइंट है कि जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है ना, इसमें अगर देखा जाए तो जो कॉपीज़ होती हैं उनको पुनर्वितरित करने के अधिकार भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि उपयोगकर्ता अपने सहकर्मियों के साथ इस सॉफ्टवेयर की जो कॉपीज़ होती हैं उसको साझा भी कर सकता है, जो कि सवाल पूछा है। और इसका जो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयरवेयर। इसके अलावा एक ऑप्शन और है आपका सबवेयर। सबवेयर की बात किया जाए तो किसी बड़े सॉफ्टवेयर के छोटे हिस्से यानी मॉड्यूल कह लीजिए या सब सिस्टम को कहते हैं। ओके, यानी किसी बड़े सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे सिस्टम को बेसिकली कहें तो सबवेयर कहा जाता है। तो जो सवाल पूछा है, सवाल यही पूछा है ना कि सॉफ्टवेयर जो प्रतियों के पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेयरवेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है बेसिकली दो लिस्ट दे रखा है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो इनमें मैच कराने की बात कह रहा है। पहला ऑप्शन पहले में कह रहा है कॉलम 1 ये है आपका, कॉलम 2 ये है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखा है और उसको आप कह लीजिए कि उससे मैच कराने के लिए कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखा है। तो निर्देशिका संरचनाएं की बात किया जाए यानी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, तो ये एक तरीके का फाइल ओवर राइटिंग से बचाता है। कौन? निर्देशिका संरचना जो है वो फाइल ओवर राइटिंग से बचाता है और पहुंच का प्रबंधन करता है। यानी अगर ए को हम लोग सी से मैच करा दें तो ये आपका करेक्ट मैचिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फाइल मैनेजमेंट टूल्स की बात कर रहा है, यानी फाइल प्रबंधन उपकरण की बात कर रहा है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है ना, डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेर फेर करने के लिए उपकरण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फाइल प्रबंधन उपकरण। तो इसका मतलब ये, इसको मैच कराएंगे ई से। इसके बाद अगर फाइल इन्फॉर्मेशन यानी फाइल की जानकारी की बात किया जाए तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो फाइल के नाम या उसके आकार या सुरक्षा जैसे वितरण शामिल होते हैं इसमें, यानी ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसे हम लोग डी से मैच करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें सुरक्षा तंत्र यानी सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करने का काम करता है। यानी इसको ए से मैच करा दिया जाए तो आपका राइट करेक्ट मैच हो जाएगा। इसके अलावा जो पांचवा कह रहा है कि फाइल एक्सेस सुरक्षा की बात किया जाए फाइल एक्सेस सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि अधिकृत जो यानी आप कह लीजिए अथॉराइज्ड जो यूजर होते हैं यानी अधिकृत उपयोगकर्ता तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। यानी इसको बी से मैच करा दिया जाए तो आपका आंसर मिल सकता है। हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं किससे कौन मैच हो रहा है। ए को अगर सी से मैच कराएं तो आपका ऑप्शन बी चला जाएगा, बी को अगर हम ई से मैच कराएं तो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, सी को अगर हम डी से मैच कराएं तो भी आपका ऑप्शन अभी बचा हुआ है। 4 का अगर हम ए से मैच करा दें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे भी देखें तो दो लिस्ट दे रखा है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, उनको भी मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, तो बेसिकली एक एक करके देखते हैं। पहला टर्म दिया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की अगर हम लोग बात करें तो एल्गोरिथम होता है क्या है, तो एल्गोरिथम की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, और सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और प्रोसेस। यानी कहने का मतलब है कि जो एल्गोरिथम होता है वो चरणों का एक अनुक्रम बताता है जो कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रियाओं को कैसे प्राप्त किया जाए, यही होता है। यानी ए को अगर हम डी से मैच करा दें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर यानी प्रक्रिया की। प्रक्रिया वाला क्या होता है भैया, तो प्रक्रिया क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां प्रत्येक चरण पुनर्मानित तरीके से स्थिति को बदल सकता है। यानी इसको सी से मैच कराया जा सकता है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तन की बात किया जाए तो बेसिकली अमूर्तन यानी एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया करता है। यानी इसको हम लोग बी से मैच करा सकते हैं। और रही बात कंप्यूटर साइंस की यानी कंप्यूटर विज्ञान की, तो बेसिकली ये ऐसा स्टडी होगा या ऐसा कुछ होगा जो कि स्टडी से बात करता होगा। तो इसका जो है सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है वो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है ये ए से मैच करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा मैच कराते हैं। एल्गोरिथम को अगर डी से मैच कराएं यानी एक का डी कराएं तो ऑटोमेटिक आपको आंसर ही मिल गया, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर मिल गया। सबसे पहले इसका जो सबसे इजी मुझे लग रहा था वो है आपका कंप्यूटर साइंस की बात करें, इससे ए को मैच कराएं यानी 4 का अगर ए से मैच कराएं तो काफ़ी में दिया है। ओके, मामला भी फंसता। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और अब उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है।
सवाल क्या कह रहा है ना, थोड़ा सवाल आप डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। इन चारों ऑप्शन में कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, पायरेसी, प्लेजरिज्म एंड कॉपी स्केप। इन चारों ऑप्शन की अगर बात करें तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि इन चारों में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके पहले चारों ऑप्शन को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग इसके आंसर पे आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की अगर बात किया जाए कि इसका मतलब क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की, तो एक तरीके का आप वर्ड सुने होंगे ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो वहाँ राइट की बात कर रहा है, यहाँ पे थेफ्ट की बात कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जो होता है इसका मतलब किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा बनाई हुई चीज़। अब वो कैसी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई आइडिया हो गया या कोई इन्वेंशन हो गया, यानी कोई आविष्कार या खोज है या कोई कंटेंट है या कोई डिज़ाइन है, उसको उसके बिना अनुमति के इस्तेमाल करना या चुरा लेना। सपोज कीजिए कोई कंपनी किसी चीज़ का इन्वेंशन की है और आपको उसकी ज़रूरत है, आप भी उसी तरीके की कंपनी को रन करा रहे हैं, तो उससे बिना पूछे आप उस चीज़ को चुरा ले रहे हैं, उसका यूज कर ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बोलते हैं। अगर पायरेसी की बात किया जाए, पायरेसी की अगर हम लोग बात करें तो पायरेसी का मतलब होता है कि किसी कॉपीराइट वाले कंटेंट, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, मूवी हो गया, म्यूज़िक हो गया, बुक हो गया, उसको बिना अनुमति के यानी इलीगल तरीके से कॉपी कर लेना या उसे यूज कर लेना, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर अगर मेरा लेक्चर कोई और इस चीज़ को मतलब सेम यही मतलब आप इसी लेक्चर को डाउनलोड करके फिर से अपलोड कर दे, तो बेसिकली एक तरीके की वो पायरेसी की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो इसमें किसी कॉपीराइट वाले कंटेंट, जैसे कि सॉफ्टवेयर मैंने बताया, मूवी बताया, म्यूज़िक बताया, बुक बताया, ये सब क्या है कि जो उस चीज़ को डेवलप किया है, यानी जो उसका मेन मालिक है, उसके बिना अनुमति के यानी इलीगल तरीके से उसको कॉपी कर लेना, उसको यूज कर लेना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना ही पायरेसी कहलाता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली इसका जो मतलब होता है, यानी कहने का मतलब प्लेजरिज्म का जो तात्पर्य है वो किसी और के विचारों या आविष्कार को चुराना और उसे आप कह लीजिए लाभ के लिए उपयोग करना। यह एक बेसिकली अगर देखा जाए तो एकेडमिक या नैतिक अपराध है। जैसे आप लोग कोई जब जो भी एमएससी किए होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे, तो जब वो कोई डॉक्यूमेंट अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो उनके रिसर्च पेपर को प्लेजरिज्म वाले एक ऐप में इंस्टॉल इन द सेंस एक इंसर्ट कराया जाता है और उसको क्लिक कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ये बता देता है कि ये इंसान जो इस चीज़ को लिख करके ले आया है, इसमें कितना वो परसेंट चोरी किया हुआ है। तो बेसिकली वो एक प्लेजरिज्म होता है, यानी किसी डॉक्यूमेंट में कितनी चोरी आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है उस चीज़ को वो बताने का काम करता है, उसी को बोलते हैं प्लेजरिज्म। जो चौथा ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है आपका कॉपी स्केप। कॉपी स्केप की अगर हम लोग बात करें, जो कि ऑप्शन डी कह रहा है, कॉपी स्केप का मतलब ये है कि यह एक तरीके का क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। कॉपी स्केप जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई जो टेक्स्ट है अन्य सोर्स से कॉपी किया गया है। ओके, यानी यह एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं वो किसी और सोर्स से कॉपी किया गया है। ओके, तो ये चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि चारों पॉइंट आपको समझ भी आ गए होंगे। सवाल जो पूछा है कि किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट तो है, पायरेसी भी है, प्लेजरिज्म भी है, कॉपी स्केप इसका नहीं है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल का, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कहने का मतलब है दो टर्म यहाँ पे दे दिया है, एक माइक्रोलिथिक टर्म है, एक दूसरा है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो एक कोई कंपनी है जो कि अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रहा है, यानी डिसीजन लेने का प्रयास कर रहा है। तो आगे कह रहा है कि कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए जो माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विसेज जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से अच्छा है, वही आपको बताना है कौन सा ऑप्शन कहना चाह रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये समझिए कि जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होते हैं इनमें होता क्या है। तो माइक्रो सर्विसेज जो आर्किटेक्चर होते हैं अगर इसकी बात किया जाए तो इनमें प्रत्येक जो सेवा होती है यानी सर्विस जो होती है वो स्वतंत्र रूप से आप कह लीजिए कि स्केल की जा सकती है। स्केल का मतलब है कि मेज़र किया जा सकता है उसको।
यानी माइक्रो सर्विसेज जो आर्किटेक्चर है, इसमें प्रत्येक जो सर्विस है उसे स्वतंत्रता रूप यानी स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीडम तरीके से स्केल की जा सकती है, जो बड़े अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशंस में कुशलता और लचीलापन प्रदान करती है। इससे क्या होगा कि डेवलपर्स को केवल आप कह लीजिए कि उन सेवाओं को स्केल करने की अनुमति मिलती है जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बजाय ये कि पूरे मोनोलिथिक सिस्टम को स्केल करने की। यानी एक मोनोलिथिक की अगर बात किया जाए तो इसमें पूरे स्केल सिस्टम को मतलब पूरे सिस्टम को स्केल करना होता है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज की बात किया जाए तो जो हमें ज़रूरत है उस चीज़ को स्केल करके काम चलाया जा सकता है। यही कारण है कि जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है ये लचीला है, यानी लचीलापन बढ़ाता है और संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करता है, यानी मैक्सिमम होता है। तो यानी कहने का मतलब है मोनोलिथिक के कंपेयर में अगर माइक्रो सर्विसेज की बात किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा लचीला होता है और ये अधिक से अधिक इसका यूज किया जा सकता है जो कि संसाधन होते हैं। ओके, तो ये दो टर्म था, दोनों को मैंने अपने डिफरेंस बताने की कोशिश किया है, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, और ये भी बताना है हमें कि ये माइक्रो सर्विसेज जो है वो मोनोलिथिक से कैसे बेटर है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहला कह रहा है कि मोनोलिथिक सिस्टम जो है माइक्रो सर्विसेज की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं है। ओके, इसके अलावा ऑप्शन बी कह रहा है कि माइक्रो सर्विसेज की लागत जो है मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में कम है। यहाँ पे लागत की भी बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में माइक्रो सर्विसेज को डीबग किया जा सकता है। ये बात आपकी सही है कि नहीं है, ये बात भी आपकी सही नहीं है। अगला क्या कह रहा है, माइक्रो सर्विसेज जो है सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी जो माइक्रो सर्विसेज हैं वो जो सर्विसेज होते हैं उनको स्वतंत्र यानी फ्रीडम रूप से स्केलिंग की अनुमति देते हैं, यानी मेज़र करने की बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि यह लचीलापन को बढ़ाता है और जो संसाधन यानी जो रिसोर्स हैं उनके उपयोग को मैक्सिमम करता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एल्गोरिथम का परीक्षण डैश द्वारा किया जाता है, यानी एल्गोरिथम आर टेस्टेड बाई। पहला कह रहा है स्टेप्स, ऑप्शन बी कह रहा है डेटा, ऑप्शन सी कह रहा है सूचना, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोग्राम। अगर एल्गोरिथम की कह लीजिए कि टेस्ट करने की बात किया जाए तो एल्गोरिथम होता क्या, पहले वो समझ लीजिए कि एल्गोरिथम का अगर परीक्षण करने के लिए देखा जाए ना तो विभिन्न प्रकार के जो डेटा होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। यानी जो डेटा हम लेते हैं उसको मशीन में या किसी सॉफ्टवेयर में हम इंसर्ट कराते हैं और वो हमें बेसिकली उसका एल्गोरिथम करके हमें फाइनल रिजल्ट देने का काम करता है। तो बेसिकली जो एल्गोरिथम है ना उसमें डेटा का उपयोग किया जाता है। एल्गोरिथम आर टेस्टेड बाई डेटा। तो एल्गोरिथम का जो कह लीजिए परीक्षण है करने के लिए विभिन्न तरीके के डेटा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे परीक्षण डेटा सेट हो गया या वास्तविक दुनिया का डेटा हो गया, सीमा डेटा हो गया या रैंडम डेटा हो गया, इनका उपयोग किया जाता है। और ये डेटा जो होते हैं ना ये एल्गोरिथम की सटीकता और उसकी दक्षता और उसकी मजबूती का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो कॉलम दे रखा है, कॉलम ए कॉलम बी, जस्ट अ मिनट, कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है और उनमें कुछ वर्ड दे रखा है, राइट साइड उसके डेफिनेशन की बात कर रहा है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्रोग्राम लोड करना, यानी प्रोग्राम लोडिंग की बात कर रहा है। ओके, क्या कह रहा है, प्रोग्राम लोडिंग की बात कर रहा है। तो प्रोग्राम लोडिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मेन मतलब है ये कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि होती है, उसी को प्रोग्राम लोडिंग कहा जाता है। यानी एक का अगर हम डी से मैच करा दें। इसके अलावा जो दूसरा कह रहा है प्रोग्राम स्टार्ट, यानी प्रोग्राम को स्टार्ट करने की बात कर रहा है। तो प्रोग्राम की स्टार्ट करने की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ़ हो जाती है, यानी इसको अगर हम लोग सी से मैच करा दें। इसके बाद अगला कह रहा है कि यूजर इंटरफेस की बात करना है। यूजर इंटरफेस की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली क्या होता है कि इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करने का काम करता है, यानी इसका मतलब इसको ई से मैच करा दिया जाए। इसके अलावा जो हाल्ट निर्देश होते हैं, हाल्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो ये प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है, यानी इसका मतलब है कि इसको हम लोग बी से मैच करा दें। इसके बाद कंकरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात किया जाए, यानी समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन की बात किया जाए, तो बेसिकली इसका जो मैचिंग होगा इसका जो मैचिंग होगा वो करेक्ट आपका हो जाएगा मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना, यानी रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वंस इन मेमोरी, यही होगा इसका करेक्ट मैचिंग। अब हम लोग ऑप्शन को मैच कराने की कोशिश करते हैं। पहले को अगर डी से मैच कराया जाए तो आपका आंसर बी चला जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा।
इसके बाद दूसरे को अगर देखें सी से मैच कराएं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके हम लोग अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। इन चारों ऑप्शन में से कह रहा है थ्रेड, प्रोग्राम, प्रोसेस और सीपीयू, इन चारों में से कह रहा है कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। ओके तो यहाँ पे देखा जाए जो थ्रेड ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड के बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। थ्रेड बेसिकली एक तरीके की हल्की प्रक्रिया यानी लाइट वेट प्रोसेस होता है जो स्वतंत्र रूप से या किसी बड़ी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकता है। ओके और थ्रेड को अगर देखा जाए तो एक ही प्रक्रिया के जो संसाधन है यानी रिसोर्स हैं उनको साझा करने के लिए अगर किया जाए तो डिज़ाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो थ्रेड है वो अगर देखा जाए तो एक ही प्रक्रिया के जो रिसोर्स हैं ना उनको साझा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे हल्के होते हैं और तेज़ी से स्विच कर जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थ्रेड। थ्रेड को ऐसे डिज़ाइन ही किया गया है कि जिससे वे हल्के होते हैं और तेज़ी से स्विच करने की उनमें क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल फुल फॉर्म के बारे में रिलेटेड है। तो फुल फॉर्म क्या कहना चाह रहा है कि APK का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, यानी इट इज़ स्टैंड्स फॉर। ओके APK का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका मतलब होता है एंड्रॉयड पैकेज किट। APK का फुल फॉर्म जो है वो है आपका एंड्रॉयड पैकेज किट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड फोन्स किट की बात कर रहा है नहीं, एंड्रॉयड प्रोटोकॉल की बात कर रहा है नहीं, एंड्रॉयड पैकेज किट की, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एंड्रॉयड पैकेज किट की बात कर रहा है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो एंड्रॉयड पैकेज किट होता है ना वो क्या, उसका काम क्या होता है बेसिकली, तो अगर होता क्या है मेनली पहले ये समझते हैं। तो एंड्रॉयड किट पैकेज जो होता है इसकी पैकेज किट जो होता है इसकी बात किया जाती है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक तरीके का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला बेसिकली एक फाइल फॉर्मेट है। ओके तो यह जो है कौन फाइल माफ़ कीजिएगा एंड्रॉयड पैकेज जो किट है यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर देखा जाए ना तो ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसमें उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट का एक भाग है बेसिकली। तो एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके के ये फाइल फॉर्मेट के रूप में काम करता है, फाइल फॉर्मेट के रूप में ये काम करता है। कौन, APK यानी एंड्रॉयड पैकेज किट। ओके और APK की जो फाइल होती है ना इसकी फाइलें विशेष रूप से देखा जाए तो एंड्रॉयड जो डिवाइसेस होती हैं ना उनके लिए बनाया गया है। एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए इसके जो फाइल होते हैं उनको बनाया गया है। ओके ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, यानी डिज़ाइन किया गया है। ओके ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द एंट्री ऑफ ऑल PCBs ऑफ द करंट प्रोसेस इज डन इन, यानी वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी PCBs की प्रविष्टि में की जाती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि PCBs का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। PCBs की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये हो गया आपका फुल फॉर्म। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है ये PCBs का फुल फॉर्म होता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि जो प्रोसेस कंट्रोल्स ब्लॉक्स होते हैं वर्तमान प्रक्रियाओं के जो सभी PCBs हैं इनकी प्रविष्टि जो होती है वो की जाती है। पहला कह रहा है प्रोसेस टेबल के रूप में, अगला कह रहा है प्रोसेस काउंटर के रूप में, अगला कह रहा है प्रोसेस यूनिट के रूप में, डी कह रहा है प्रोसेस रजिस्टर के रूप में। तो PCBs के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो यह एक डेटा संरचना है, यानी एक तरीके का ये डेटा स्ट्रक्चर है। कौन, PCBs की अगर बात करें तो यह एक तरीके का क्या भैया डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी PCBs यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है एक तरीके का क्या है डेटा संरचना है, डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी PCBs यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देखा जाए तो प्रोसेस टेबल में प्रविष्टि किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो ऑल PCBs एंट्री ऑफ ऑल PCBs ऑफ करंट प्रोसेस इज डन
इन प्रोसेस टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सभी पीसीबीज की करंट प्रोसेस है वो किस में किया जाता है, तो प्रोसेस टेबल में किया जाता है। अच्छा, प्रोसेस टेबल की बात किया जाए तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो प्रक्रियाओं को ट्रैक करता है और उनके बीच स्विच करने का भी काम करता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निष्पादन में यानी एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है, यानी प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है एग्जीक्यूशन में। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोसेस, ऑप्शन बी कह रहा है डेटा लोड, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोग्राम, ऑप्शन डी कह रहा है म्यूटेक्स। ओके, तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है, तो नाम दिया जाता है प्रोसेस नाम दिया जाता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोसेस जो होता है ये एक तरीके का क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है। ये एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है कौन, प्रोसेस। ओके तो ये प्रोसेस जो है एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है जिसे निष्पादित किया जा रहा है। ओके, इसमें प्रोग्राम कोड जो होता है और उनकी गतिविधियां शामिल होती हैं। एक प्रोसेस निष्पादन के लिए कई थ्रेड से बने मतलब एक प्रोसेस जो है वो निष्पादन के कई थ्रेड से बनी हो सकती है जो कि एक साथ निर्देशों को निष्पादित करती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज भी आपको अच्छी लग रही होगी कंप्यूटर वाला, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूपी SSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस ये रखता है। वो इसलिए रखता है कि इसी सेक्शन से आपको सिर्फ 15 सवाल मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक का नाम होगा आपका इनपुट। अगले लेक्चर में हम लोग इनपुट से संबंधित जितने भी PYQs आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।